Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about Backrose and Mendel's law of inheritance. So firstly मैं शुरू करूँगी with the Backrose. Backrose में हम basically अपने hybrid का क्रॉस करवाते हैं with one of the parents. Okay, this is the definition of the backcross where we will make a cross using the hybrid and one of its parent, right? We will see this with example also. Firstly, we will see the importance of the backcross. It is basically used by the plant and the animal breeders as a rapid method of purifying the desired stock, or we can directly say that for making the homozygous. Now firstly हम ये क्रॉस एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम क्रॉस के लिए पेरेंट्स लिखते हैं, उनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिखते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट वी हैव ए ब्लैक गिनी पिग. ठीक है, हमने फिनोटाइप में ले लिया वी हैव अ ब्लैक गिनी पिग. इसका जीनोटाइप हमने ले लिया दैट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट. Then we make a cross with the second parent that we will take the homozygous white guinea pig. Right, जिसका हमने जीनोटाइप ले लिया रिसेसिव, that is the homozygous recessive. Now next आपका प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स. सो यहाँ पे हमने गैमीट बन गया फ्रॉम द होमोजाइगस डोमिनेंट वी हैव द गैमीट कैपिटल बी, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्मॉल बी लिख दिया, राइट. देन F1 जनरेशन की हम बात करेंगे तो F1 जनरेशन क्रॉस करके हमारे पास आ जाएगा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, मीन्स हेट्रोजाइगस ब्लैक. ठीक है, ये आपका आ गया, दिस इज योर हाइब्रिड. अब हम यूजुअली क्रॉसेस में क्या करते थे, ये जो आपका हाइब्रिड आता था इसकी हम सेल्फिंग करवाते थे, राइट. यही हम करते थे, बट हियर वी विल नॉट डू द सेल्फिंग प्रोसेस. बैक क्रॉस का मतलब है कि ये जो आपने दो पेरेंट्स लिए हैं, एक ब्लैक गिनी पिग एंड एक वाइट गिनी पिग, इन्हीं दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का जीनोटाइप यूज करके आप इसे क्रॉस करोगे, राइट. सो यहाँ पे अब हम इसको सेल्फिंग को रिमूव कर देंगे, वी आर नॉट डूइंग दैट हियर. जस्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक गिनी पिग वाला जीनोटाइप एंड आई एम मेकिंग द क्रॉस हियर. ठीक है, मीन्स मैं होमोजाइगस डोमिनेंट ले रही हूँ. ठीक है, आप स्मॉल बी ले सकते हो बिकॉज वी हैव टू मेक द क्रॉस विद वन ऑफ इट्स पेरेंट. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मेल या फीमेल वाला ही लेना है या डोमिनेंट या रिसेसिव लेना है. You can take any one of your parents. So I am here taking the homozygous black guinea pig. So ये आपका अब दोनों पेरेंट आ गए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट F2 जनरेशन बनाएंगे. फॉर F2 जनरेशन फर्स्टली वी विल मेक द टेबल फॉर द गैमीट्स. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में दैट वी आर राइटिंग हियर द गैमीट्स. So one side we have the gamete capital B and small b, as here the condition is the heterozygous, and यहाँ पे आपके same gametes बनेंगे that is the capital B and capital B. ठीक है, then we will write the possible outcomes. We have capital B and capital B small b, capital B and this. ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास दो जो आए, दीज टू आर द होमोजाइगस ब्लैक. ठीक है, ये दोनों आपके आगे होमोजाइगस ब्लैक एंड टू वी हैव दीज टू एज द हेट्रोजाइगस ब्लैक. ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया दैट इज 2:2, और जिसको हम सिंप्लीफाइड वे में 1:1 लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट differently the phenotypic ratio and the genotypic ratio. So ultimately the definition for the back cross in which we will make the cross between the hybrid and one of the parents. Here I use the homozygous dominant guinea pig, and you can take also the white guinea pig.
ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस चल के जो है इसका स्लाइड का हम देख लेते हैं व्हाट इज गिवन हियर. सो यहाँ पे एक जस्ट आइडिया दिया है दैट यू हैव टू मेक अ क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस ब्लैक गिनी पिग and the homozygous white guinea pig, which gives the F1 generation of heterozygous black offspring, जो हम अब एग्जाम्पल से देख चुके हैं. Then the back cross between the F1 heterozygous black individual and one of the parent यहाँ पे हमने ले लिया homozygous black. So it will produce all the black guinea pigs. जितने भी आए वो कैसे थे? Black guinea pig थे. One will be the homozygous and one category of the heterozygous black, but ultimately color कैसा रहा वहाँ पे? black guinea pig, right? So this is the hybrid cross. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जैसे नीट एग्जामिनेशन में आपका that you are given only with this. ठीक है, ये जो आपका लिखा है सिर्फ ये दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा this statement is for which cross, this cross, for the back cross, for duplicate cross, or for the some another cross. So the right answer will be the back cross. Now next we will start with the मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर का मतलब क्या है? इसमें बोला गया था दैट जितने भी आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिट फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स होंगे दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम पी प्लांट ले लें. ठीक है, हमने ले लिया पी प्लांट. पी प्लांट में अब हमने करेक्टर ले लिया दैट इज द करेक्टर ऑफ द हाइट. Now this character of the height is basically controlled by the factors. ठीक है, यही इस लॉ में बोला गया था कि ये जो हाइट का करेक्टर है ये फैक्टर्स जो है वो इसे कंट्रोल करेंगे, और ये जो फैक्टर्स होंगे आपके दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्स, राइट. अब यहाँ पे जैसे हाइट का करेक्टर लिया है तो यहाँ पे क्या आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी हाइट की, दैट हाइट कैन बी टॉल और इट कैन बी डॉर्फ. ठीक है, यही आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनी. नाउ फर्दर डॉर्फ हाइट को जो कंट्रोल करेगा दैट इज बाय द टू फैक्टर्स. मीन्स आपकी जैसे हम स्मॉल टी जो लिखते हैं दीज आर द टू फैक्टर्स फॉर द शॉर्ट हाइट, एंड फॉर द टॉल हाइट यू विल हैव द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, or capital T or small t. Means these two factors are controlling the tall height of the pea plant and they are present in the pear. ठीक है, ये दो फैक्टर्स है, वन इज द कैपिटल टी और दूसरा फैक्टर भी क्या है आपका कैपिटल टी है. अगर अब आप अल्टीमेटली देखो इसको तो हमने कुछ क्लोसेस किए भी हैं. एलील वर्ड के लिए ये फैक्टर वर्ड यूज किया गया था. ठीक है, अभी हम क्या यूज करते हैं? एलील वर्ड यूज करते हैं कि दो एलील्स प्रेजेंट है. But initially Mendel didn't use the word allele, he used the word factors, that we have some factors for controlling the characters. So exactly that is given here, that the genetic characters they are controlled by the factors, and these factors they are always present in the pairs. और example यहाँ पे मैंने आपको clearly बता दिया है. Now next we will take the law of dominance, right? लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया है दैट व्हेन टू अनलाइक फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है, अगेन मेंडल ने ही दिया था तो उन्होंने तो एलील वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने अगेन फैक्टर वर्ड को ही कंटिन्यू रखा. सो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला गया है कि जब आपके दो अनलाइक फैक्टर, अब अनलाइक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे कैपिटल टी लिखते हैं, ये तो दो लाइक फैक्टर सेम फैक्टर्स आ गए. अनलाइक फैक्टर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा बन गया, जो हाइब्रिड के केस में आपका बनता है जब हम इस तरह का अगर पेरेंट्स लेके क्रॉस करवाएं देन वी हैव द गैमीट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये आपका हाइब्रिड बनता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. सो ये जो दो अनलाइक फैक्टर हैं बोला गया कि हाइब्रिड में ये जो अनलाइक फैक्टर्स आते हैं
इनमें से एक फैक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरा फैक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो रिसेसिव रहता है. सो हियर दिस जो भी आपका कैपिटल्स में लिखा होगा, इट मीन्स दैट दिस टी इज कैपेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर दिस स्मॉल टी एक्सप्रेशन, राइट. तो यानी कि कैपिटल टी का मतलब है टॉल हाइट और स्मॉल टी का मतलब क्या है, शॉर्ट हाइट और डॉफ हाइट. सो हियर द expression of the capital T means the tall height is the main character of this hybrid. So here you can see in the next line also, the one which expresses is said to be dominant. यानी कि इस capital T को हम क्या बोलेंगे, this is the dominant one. और जिसका expression नहीं आ रहा है, this is called as the recessive. तो यही आपका law of dominance है, जिसमें बोला गया कि आपके hybrid में one will be express itself and it is called as the dominant, and one which remains suppressed, it is called as the recessive. Now next is Mendel's law of segregation, right. So Mendel law of segregation, इसकी explanation देखने से पहले हम इसको क्रॉस से डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, so again I am taking the example of the guinea pig, राइट. तो सबसे पहले आपको पता है हमें पेरेंट्स को लिखना होता है. इन द पेरेंट्स फर्स्टली वी विल राइट द phenotype and the genotypes. So here I am again taking a male with pure black color, male guinea pig with pure black color with the genotype, that is the capital B and capital B, right. इसका क्रॉस करवा रही हूँ मैं with the female with pure white color and the genotype is the small b, small b. ठीक है, ये क्रॉस यहाँ पे मैंने ले लिया. अब फर्स्टली हम क्या करते हैं, that is the gamete formation. So here the gametes जो आपके बनेंगे, these are the capital B and capital B. सेपरेटली लिख रही हूँ इस बार मैं इनको, small b and small b. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये जो गैमीट फॉर्मेशन अभी हमने देखी, दिस इज बेसिकली बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट. जिसका मतलब है व्हेन द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स और एलील दे आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दे विल नॉट ब्लेंड. यानी कि अगर हम इसका क्रॉस कर दिया हमने, हमारे पास हाइब्रिड क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ब्लेंड फर्दर कोई यूनिक करेक्टर आता है. यहाँ पे क्या होता है, जो डोमिनेंट है उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं. दे जस्ट simply come together and show the dominant recessive relationship. They will not exhibit any mix up or any blend together, ठीक है, and they will remain together. अब दोबारा से जब हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, मान लो इससे हमने सेल्फिंग करवा दी, तो दोबारा से क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी एंड बोथ दीज एलील्स दे विल गेट सेपरेटेड. ठीक है, एक गैमीट में आपका कैपिटल बी आ जाएगा, एक में आपका स्मॉल बी आ जाएगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मीन्स जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है तब आपका एक गैमीट में एक एलील आ गई, दैट इज द कैपिटल बी, और दूसरे गैमीट में ये वाली आ गई. ठीक है, और जब एज अ पेरेंट्स है, देन दीज टू एलील्स दे आर प्रेजेंट टुगेदर, बट during the formation of the gametes they get separated like this. One gamete will get one और दूसरे के पास दूसरी एलील जाएगी. ठीक है, and this is basically due to this chromosome separation. ठीक है, you can directly relate with that. For example, मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देती हूँ. जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, 46 क्रोमोसोम होगा, इस तरह से आपका ये हमारा पेरेंट का प्रेजेंट है. यहाँ पे मैंने लिख दिया इस वाले क्रोमोसोम पे कैपिटल बी और यहाँ पे आपकी दूसरी प्रेजेंट है, दैट इज फॉर द कैपिटल, राइट. अब ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. इस पेरेंट से पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, एंड दैट गैमीट फॉर्मेशन इज बाय द मियोसिस, राइट. रिडक्शनल डिवीजन हो गई, रिडक्शनल डिवीजन से ही जो है आपके फर्दर गैमीट्स बनते हैं. सो द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस्ड, राइट. तो आपके
अब क्या बनेंगे, ये आपके क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे विल गेट सेपरेटेड, इस तरफ एक गैमेट के ऊपर इस तरह से, ठीक है, और इसकी एक आपका बी इस तरफ आ गया, एक बी इस तरफ आ गया। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे यही चीज लिख रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम में ये वाला सिनेरियो है, देन द gamete formation occurs by the meiosis, we get the two gametes separated and one gamete have this capital B और दूसरे के पास ये आ गया, और सेम वे यहाँ पे स्मॉल b है, ठीक है। So this is the law of segregation, that is during the formation of the gametes these alleles they get separated, and whenever they will fuse once again they will come again together like this, दोबारा से ये कैपिटल B और स्मॉल b ये फ्यूज करके इस तरह से हो जाएगा, फिर से गैमीट फॉर्मेशन हुई तो ये आपका अलग से सेपरेट हो जाएगा, राइट। देन दिस इज द आइडिया अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन यू कैन कंप्लीट दिस क्रॉस ऑल्सो, ठीक है। आप कोई भी मोनो हाइब्रिड का एग्जाम्पल लेके से कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे तो मैंने जैसे गिनी पिग का लिया है, यू कैन टेक द पी प्लांट हाइट ऑल्सो एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इस क्रॉस को पूरा कर देती हूँ, दिस वन इज द हाइब्रिड ब्लैक, ठीक है, राइट, ये आपका बन गया हाइब्रिड ब्लैक, जिसकी हमने सेल्फिंग की। आफ्टर सेल्फिंग वी हैव द गैमीट्स, that is directly capital B small b from this side and capital B small b from this side. Either you can make the Punnett square, I am directly making the cross here, ठीक है, capital B और with this capital B small b, then again we have capital B small b, and in last I am having this small b and small b, right। जहाँ पे आपका ratios बनी, the genotypic ratio is the 1:2:1 and the phenotypic ratio is the 3:1, ठीक है, ये आप यहाँ से clearly देख सकते हो। So this is the basically the monohybrid clause which I basically use to explain the law of segregation। मेन चीज आपको यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करनी थी कि जब आपके एज अ पेरेंट के प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन अ पेयर, व्हेन द gamete formation occurs one gamete will get the small b and one will get the small b, right। तो अब हम वापस स्लाइड पे आते हैं and we will see the definitions relating with this। So the law of segregation states that the two alleles controlling each character maintain identity in organism, but ठीक है, यानी कि शुरू में इनिशियली पेरेंट्स में कैसे प्रेजेंट है वो एज इट इज, ठीक है, मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि इसका कलर ब्लैक होगा, इसका जो है व्हाइट होगा, राइट। बट जैसे ही क्या होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसके बाद क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन, एंड दैट इज बाय द मियोसिस, राइट। The meiosis move apart due to the separation of homologous chromosome, यानी कि दोनों gametes जो है इस तरह से सेपरेट हो गए, क्योंकि मैंने आपको रिलेट करके बता दिया homologous chromosome they will get separated, right। So which bear them so that each gamete receives only one allele of each character, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम आया इसके ऊपर यही एक allele आई और इसके ऊपर दूसरी आई। इट मीन्स इस गैमेट के ऊपर कैपिटल बी और दूसरे के ऊपर नेक्स्ट कैपिटल बी ऑन द रेंडम बेसिस। रेंडम बेसिस का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है सेम ये रहो, अगर आपके पास ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हो सकता है इस वाले के पास कैपिटल बी और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली स्मॉल बी वाला आएगा। सो since the gametes possess one allele of each character they are always pure, you can see that, ठीक है, ये आपका गैमीट है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ कैपिटल बी। बट जब आपका पेरेंट फॉर्म में है और हेटेरोजाइगस आप ले लो अगर एग्जांपल, तो इसमें क्या आ रहा है, या तो कैपिटल बी और साथ में स्मॉल बी प्रेजेंट है, मींस दे आर नॉट प्योर फॉर द करेक्टर। बट जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, क्या प्रोबेबिलिटी रह जा रही है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कैपिटल बी, और दूसरे गैमीट के ऊपर सिर्फ क्या होगा, स्मॉल बी, नॉट बोथ द टू आर प्रेजेंट इन ईच सेम गैमीट, राइट। तो ये इन गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर द प्योर गैमीट्स, and on the basis of that this law of segregation is called as the law of purity of gametes, ठीक है।
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों बोला है हमने? क्योंकि गैमीट के अंदर या तो सिर्फ कैपिटल भी है या तो सिर्फ स्मॉल भी है, मीन्स दे आर स्पेसिफिक फॉर द करेक्टर. So this is all about the Mendel's law of segregation. You can explain this with the help of any monohybrid cross. और डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है नीट में दैट Mendel law of segregation can be explained by dihybrid cross, by test cross, or by the monohybrid cross. Now next, third and the last one under the Mendelian inheritance laws, that is the law of independent assortment. Right. So again, firstly we will see the example, then we will come back to the definition. Oh. So first main point तो इसका यही है that the law of independent assortment, it can be explained by using the dihybrid cross. ठीक है, ये इसका मेन पहला पॉइंट है. अब देखो क्रॉस तो हम ऑलरेडी पहले पिछली वीडियोस में भी आप देख चुके हो कैसे हमने क्रॉस करना है. हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेकिंग दैट. दूसरा, अब देखो डायहाइब्रिड क्रॉस मींस वी आर टेकिंग द टू कैरेक्टर्स हियर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, दो कैरेक्टर्स यहाँ पे एग्जांपल में हमने ले लिए, जैसे राउंड एंड येलो कलर ऑफ द सीड, राउंड शेप एंड येलो कलर, और दूसरा आपने ले लिया दैट इज द रिंकल्ड शेप एंड द ग्रीन कलर ऑफ द सीड. ठीक है, ये दो करेक्टर ले लिए एंड फॉर दैट वी हैव द जीनोटाइप राउंड एंड येलो एंड हियर वी हैव स्मॉल आर स्मॉल y. ठीक है, ये आपके पास आ गए. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट द इनहेरिटेंस ऑफ द टू करेक्टर्स will remain independent of each other. They will assort independently from each other. Means इस करेक्टर की इनहेरिटेंस जो है वो येलो कलर मीन्स राउंड शेप वाला जो एक करेक्टर है वो येलो कलर के साथ जो है ब्लेंड नहीं करेगा, ना ही उसके साथ वो इंटरफेयर करेगा या इंटरमिक्स करेगा. द इनहेरिटेंस ऑफ द बोथ करेक्टर्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम द राउंड वी यूज टू राइट आर. ठीक है, फ्रॉम द येलो वी यूज टू राइट दिस. सेम वे यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखते हैं हम. अब देखो हमने ऐसा कुछ इसका ब्लेंड नहीं किया कि इन दोनों को ब्लेंड करके मैंने यहाँ पे जैसे W लिख दिया. नो, आई यूजुअली डायरेक्टली यहाँ पे मैंने R और Y लिखा है रिप्रेजेंटिंग द राउंड एंड येलो. देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो इंटरमिक्सिंग हियर. सो दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो F1 जनरेशन आपकी आ जाएगी दैट इज R R कैपिटल Y स्मॉल y. मीन्स इनकी गैमीट फॉर्मेशन जो रही, इनकी इनहेरिटेंस जो रही दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. They remain independently assorted, and when the F1 generation comes, the hybrid formation occurs, they will come together to form a new combination. ठीक है, ये heterozygous बना दिया इन्होंने, नया आपका राउंड येलो फिनोटाइप को एग्जिबिट करेंगे. राइट, अगेन व्हेन वी विल डू द सेल्फिंग ऑफ दिस व्हाट वी विल गॉट, देखो इसके पहले गैमीट्स बनाएंगे. अब यहाँ पे देखो ये जो R है it is free or it is independent firstly to come with this Y. ठीक है, यानी कि अगर मैं गैमीट्स बनाऊं तो क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल R कैपिटल YA आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट. देन दिस R हैज द इक्वल चांसेस दैट इट कैन कम विद दिस Y. ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y बनते हैं. देन दिस R अगेन विद Y एंड दिस. ठीक है, इट मीन्स दैट कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो यहाँ पे बनेंगी. ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y साथ में आगे देन कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, नो, वी हैव ऑल द इक्वल 4 प्रोबेबिलिटीज बिकॉज देयर इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन ईच अदर. ठीक है, ये कैपिटल R जो है इसके क्रॉसिंग में ये स्मॉल r किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा. सेम वे जब कैपिटल Y को हम स्मॉल r के साथ लिख रहे हैं तब आपका जो स्मॉल y है उसकी इनहेरिटेंस या स्मॉल r की इनहेरिटेंस यहाँ पे इंटरमिक्स नहीं होगी. सो देन by making the gametes on the another side also you will get the table, right.
ठीक है, तो क्लियरली आपको यहाँ पे रेशियो 9:3:3:1 मिलती है, जिसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि जो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस है, टू करेक्टर्स की इनहेरिटेंस, दैट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड बोथ द एलील्स दे आर इनहेरिटेड और दे आर असॉर्टेड independent of each other. So this is the law of independent assortment. ठीक है, डायहाब्रिड क्लोज को आप लिख लो पहले, ठीक है। डायहाब्रिड क्लोज से आप ऑब्वियसली लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने फर्स्टली किया, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। देन इसी को यूज करके हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, and in lastly we can also explain the this your law of independent assortment. Segregation में आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि ये gamete formation हो रही है, it means the gametes they are getting the different alleles. यहाँ पे capital R आ रहा है, then next में capital R Y and Y same way like that. ठीक है, so for the law of independent assortment, whenever it can be asked in the examination for your board examinations, then you have to firstly define it and then you have to make the cross. And for your competitive exams अलग तरीके से questions आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, you have to just find out the ratios, और डायरेक्टली आपको पूछा होगा that dihybrid can cross can be used for which law of Mendel's inheritance, तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा law of independent assortment. So this is all about today's video. In next video we will come with the more interesting topics. So I hope you like the video, and if you do, please share and subscribe the channel. Thank you.